तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जो कि है आपका पार्ट नंबर सेकंड चैप्टर से। इसका पार्ट नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बन चुका है क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे के सारे, जैसे हमने पार्ट 1 में किए थे। ठीक है, तो पार्ट 1 जहां पर खत्म हुआ था उसी के आगे से हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट मिलेंगी, आपको साथ के साथ नोट डाउन करते चलना है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो बता दूंगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी वो है। यहां पर देखिए, सबसे पहले है क्या सिचुएशन। अगर हम बात करें 1914 में, तो दो यूरोपीय संगठन, ठीक है, उनके बीच क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। दो यूरोपीय संगठन कौन कौन से थे और कौन कौन से देश उसमें शामिल थे ये देखना है। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जो कि केंद्रीय शक्तियां थी। उसके बाद अगर हम दूसरे खेमे की बात करें तो उसमें था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, बाद में और ऐड हुए इसमें कौन कौन, बाद में हो गए इसमें इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में जो है शामिल वो हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो देश, जिन देश की अभी हमने बात की है, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हो कि ये जो देश है ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो जब बहुत ज्यादा ताकतवर चीजें आपस में लड़ती है तो वो बात उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल जाती है और बाहर की जगह पे फैल जाती है। तो सेम इनके साथ भी यही हुआ, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध यानी पहला विश्व युद्ध माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात यहां पर समझ आ गई, प्रथम विश्व युद्ध जो है उसे कैसे कहा जाता है और किसको कहा जाता है। ठीक है, यहां समझिए कि शुरू में स्थिति क्या थी, बाद में स्थिति क्या हुई, उन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, शुरू में तो सब कुछ ठीक था। रूसियों ने क्या किया, काफी सपोर्ट किया, समर्थन मिला रूसियों की ओर से। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो है वो लंबा खिंचता गया, ड्यूमा में जो मौजूद पार्टी थी, मुख्य सदस्य पार्टियां, इन्होंने सलाह लेना छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, उससे जनता के प्रति जो विश्वास था, जो समर्थक था, वो कम होने लग गया। और एक और बात क्या हुई, लोगों ने नाम चेंज करा। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। क्यों, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक जर्मन नाम था। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम और यहां पर देखते हैं 1940 से 1916 के बीच के बाद तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है, इसमें रूसी सेनाओं ने बहुत खतरनाक पराजय झेलनी पड़ी इनको। ठीक है, इनको क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ, कितने लोग मारे गए और भी कुछ बातें। 1970 तक 70 लाख लोग जो है वो मारे जा चुके थे। जो सेना है वो पीछे हटती गई, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक और काम किया जिससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। देखिए, पीछे तो हटते गए, पीछे हटते हटते उन्होंने क्या किया, रूसी सेनाओं के रास्ते में आने वाली, ठीक है, जो भी रास्ते में जो भी फसलें आ रही थी, इमारतें आ रही थी, उनको नष्ट कर डाला। इनका दिमाग ये था कि दुश्मन क्या करेंगे, वहां पर टिक नहीं पाएंगे, यानी छुप नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन सब चीजों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, फसलों को भी नष्ट किया, जिससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। हुआ क्या, फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। ठीक है, शरणार्थी हो गए। अब शरणार्थी का क्या मतलब होता है, यहां पर समझिए। शरणार्थी का मतलब होता है असहाय लोग, यानी जिनको सहारा नहीं मिलता, वो विस्थापित हो जाते हैं, यानी वो दूसरे जगह चले जाते हैं। मान के चलिए, यहां पर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, पुल है। ठीक है, और पुल के
पास क्या है, लोगों ने अपनी छोटे छोटे घर बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या किया, कहा कि हम इस पुल को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, पुल बड़ा हो रहा है, यहां से जगह खाली करो। तो ये लोग अब क्या होंगे, किसी दिक्कत के कोई दिक्कत हुई इनके सामने, ठीक है, ये असहाय हो गए, इनको किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं दिया गया। तो यहां से ये घर लेंगे अपना और ये कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि अपना घर छोड़ देंगे ये और कहीं और जाके ये शिफ्ट हो जाएंगे, यानी विस्थापित हो जाएंगे। तो ये होता है शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे सिचुएशन खराब हो गई है, तो 30 लाख से ज्यादा लोग यहां से क्या हो गए, विस्थापित हो गए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, युद्ध से उद्योग पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आपको पता ही होगा कि वैसे भी रूस के पास उद्योग थे कहां, उनके पास तो उद्योग की वैसे ही कमी थी। तो युद्ध से उद्योग पर तो बहुत बुरा असर पड़ा ही पड़ा, और अपने खुद के भी इनके पास उद्योग जो थे वो बहुत ही कम थे। तो क्यों कम थे उसका भी कारण आपको पता होगा। वो कम इसलिए था कि जिस जगह से जो उनका सामान आता था उद्योग का, फैक्ट्रियों का, उस जगह पर, उस रास्ते पर ही जर्मनी का कब्जा हो गया। यहां से समझिए, ये क्या है, ये समुद्र है, इसे हम समुद्र मानते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, इस रास्ते क्या होगा, सामान आएगा और सामान आएगा और फिर ये इधर की साइड जाएगा। लेकिन इसी यहीं पर जो है किसी और ने कब्जा कर रखा है, तो समुद्र के रास्ते क्या है, जो सामान है वो कैसे आएगा। तो इसी कारण इनका जो उद्योग था ये तो पहले से ही कम था, क्योंकि उस समुद्र रास्ते पर विदेशी औद्योगिक सामान जो आते जाते थे, वहीं पर जर्मनी ने क्या किया था, कब्जा कर रखा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप यहां से समझिए, अगर हम बात करें 1960 तक, तो रेलवे लाइन टूटने लगी और जो अच्छी सेहत वाले तंदुरुस्त मर्द थे उनको क्या हुआ, युद्ध में झोंक दिया गया। इसका मतलब क्या है, उनको सैनिक बना दिया गया, सोल्जर्स, और उनको क्या कहा कि तुम युद्ध में जाकर लड़ो, ठीक है। देश भर में मजदूरों की कमी होने लग गई और जरूरी सामान, जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक सामान होता है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, वो छोटी छोटी जो वर्कशॉप थी जो बना रही थी, वो क्या है, वो ठप पड़ गई, यानी वो क्या है, बंद हो गई। तो आप समझ सकते हो कितनी गंभीर समस्या यहां पर उत्पन्न हो गई। यहां समझते हैं एक और बात, ज्यादातर अनाज जो था ना दोस्तों, वो क्या था, वो सैनिकों के पेट भरने के काम आता था, क्योंकि जो सैनिक है उनको तो खिलाना जरूरी है, वो युद्ध में लड़ रहे हैं, तो सैनिकों का पेट भरने के लिए अनाज का इस्तेमाल होता था, ठीक है, मोर्चे पर भेजा जाता था इसे। लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो क्या खाएंगे, तो उनके लिए हो गई दिक्कत, रोटी की, आटे की, इन सभी प्रकार की चीजों की किल्लत हो गई, यानी मिल ही नहीं रहा था ये सामान। जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो कहां जा रहा था, सैनिकों के पास जा रहा था। अगर हम बात करें 1916 की, तो सर्दियों में रोटी की दुकानें पर अक्सर दंगे हुआ करते थे, और जो भी थोड़ी बहुत जो दुकानें खुलती थी जहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध होती थी, वहां पर लोग की जो संख्या वो बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, दंगे भी बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम इनके साथ होते रहते थे, ठीक है। यहां समझते हैं हम एक और बात, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, ये क्या सिस्टम है, यहां से समझिए। बात करें हम सन 1970 की सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में जो राजधानी पेट्रोग्राद था उसकी हालत और भी ज्यादा खराब थी, ठीक है, बुरी हालत थी उसकी। मजदूरों के जो क्वार्टर थे, यानी जहां पर मजदूर जो है, जो मजदूरों के क्वार्टर थे, कारखाने थे। देखिए, मजदूरों का क्वार्टर का मतलब होता है जहां मजदूर रह रहे हो, ठीक है, और कारखाने, क्योंकि जहां कारखाने होंगे वही मजदूर के क्वार्टर होंगे, वो थे नेवा नदी के दाएं में स्थित। ये आपको यहां पर बात को याद रखना है, मैं भी आपको याद दिलाऊंगा आगे। यहां पर समझिए, नेवा नदी के दाएं में, नेवा नदी के दाएं में, ठीक है, जो दाया होता है, और बाएं में क्या था, बाएं में था फैशनेबल इलाके। हम यहां पर दो जगह की बात कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं दाएं की बात
और एक हम कर रहे हैं बाएं की बात, ठीक है। तो क्वार्टर जो था वो दाएं ओर था, ठीक है, और जो फैशनेबल इलाके थे वो बाएं ओर थे, और विंटर पैलेस भी वो बाएं ओर था। ये सरकारी इमारतें, ये सारी चीजें। अब यहां पर आगे देखिए, फरवरी में मजदूरों के इलाके में, फरवरी का समय था, मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थ की बहुत ज्यादा कमी हो गई। मजदूरों के लिए भी खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, बहुत ज्यादा क्या हो गई, दिक्कत हो गई, ठीक है। आगे यहां पर हम समझते हैं, यहां देखिए, उस साल जो ठंड पड़ी थी वो भी बहुत ज्यादा थी, कंपेयर करें दूसरे साल से तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी। भीषण तगड़ा वाला कोहरा, ठीक है, कोहरा पड़ा हुआ था, और बहुत तगड़ी वाली बर्फबारी हो रही थी, ठीक है। सिचुएशन खराब और मौसम भी खराब। यहां पर देखिए हुआ क्या, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। आपको पता ही है दाएं तरफ क्या था, फैक्ट्रियां थी, ठीक है। तो दाएं तरफ जो फैक्ट्रियां थी उसमें क्या हुआ, तालाबंदी कर दी गई, और अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों ने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। वहां पर तालाबंदी कर दी गई तो इससे फैक्ट्री के मजदूरों ने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया, और 50 फैक्ट्री के जो मजदूर है वो भी हड़ताल पर आ गए। यानी जिस किसी एक बंदे की फैक्ट्री बंद हुई उसने और बंदों का सपोर्ट लेके बहुत तगड़ा वाला क्या कर दिया, उसने हड़ताल शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो कारखाने थे वहां पर हड़ताल होने लग गए, और उन हड़तालों का जो नेतृत्व है, यानी जो हेड था उन हड़तालों का, वो बहुत जगह औरत भी उसका नेतृत्व कर रही थी। और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है दोस्तों। यहां हम समझते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात, सरकारी इलाकों को मजदूरों ने घेर लिया। जो भी सरकारी इलाके थे ना सरकार के, उनको मजदूरों ने क्या किया, घेर लिया। तो इससे बचने के लिए अब सरकार क्या करेगी, अपने पावर का इस्तेमाल। तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है। सरकार ने जब कर्फ्यू लगाया तो शाम तक जो प्रदर्शनकारी थे वो तितर बितर हो गए। तितर बितर का मतलब वो अपने अपने इधर उधर हो गए, साइड हो गए। एक ग्रुप था, वो ग्रुप अपना काम कर रहा था, ठीक है, सरकार के भी इलाकों को जो घेर रहा था। सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। अब ये सारी जगह क्या हुई, टूट फूट गई और तितर बितर हो गए, लोग इधर उधर चले गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को दोबारा वापस आए, ये दोबारा फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने क्या किया, उन पर नजर रखने के लिए जो घुड़सवार सैनिक होते हैं और घुड़सवार पुलिस होते हैं, उनको क्या किया, उनको यहाँ पर तैनात किया कि भाई देखो तुम यहाँ पर ध्यान रखो क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी ने क्या किया, बहुत बड़ी मात्रा में बाएं तट याद आ रहा है आपको कौन सा था, बाएं तट था आपका जो फैशनेबल इलाका था जहां पर विंटर पैलेस भी था। तो बाएं तट के इलाकों पर इकट्ठा हो गए और 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया। उन्होंने क्या किया, सब चीजों को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। रोटी को उपलब्ध कराने के लिए, तनख्वाह को बढ़ाने के लिए, काम के घंटों को कम करने के लिए, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट मांगे थी। लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते गए और असंख्यक लोग सड़कों पर जमा हो गए। यानी आप यहां से देख रहे हो कि इनकी सिचुएशन जो है क्या पैदा हो रही थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से देखते हैं हम अपना अगला जो टॉपिक है, ठीक है। तो यहां देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अब उनके साथ आप देख सकते हो कि जो मजदूर संगठन थे, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार के जो है गतिविधि की। तो सरकार को क्या करना था, स्थिति पर नियंत्रण पाना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बार फिर दोबारा से घुड़सवार सैनिकों को तैनात किया, ठीक है। लेकिन जो घुड़सवार सैनिक थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। यानी उनके जो लाए हुए सैनिक थे उन्होंने क्या कहा कि हम प्रदर्शनकारी जो भी बंदा मतलब ये सारी एक्टिविटी कर रहा है या जो उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है या जो उस संगठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हम इस पर गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जुगाड़ जो है ये चल रहा था। यहां पर हम आगे देखते हैं, अगर फरवरी के बाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फरवरी के बाद क्या हुआ दोस्तों, गर्मी का माहौल, ठीक है। तो गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया मजदूरों का।
औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इन कमेटियों के माध्यम से जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया, सवाल उठाना शुरू कर दिया अपने मालिकों पर। पहले तो जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन कमेटियों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, फैक्ट्रियों के जो मालिक थे जो उनको चला रहे थे उनके तौर तरीके पर, उनके एक्टिविटियों पर, ठीक है, सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां हम देखते हैं सरकार को संतोष को दबाने के लिए, ठीक है, यहां पर आ जाएगा सरकार और असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। यानी यहां पर आप टाइपिंग मिस्टेक देख सकते हो, असंतोष आएगा। असंतोष जो फैल रहा था, ठीक है, तो इसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, सख्त कदम जो है वो उठाए सरकार ने। यहां पर समझते एक और बात, सरकार ने मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को, जो मजदूर जो थे वो जो इस प्रकार की कोशिशें कर रहे थे, तो इनको रोकने के लिए और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब सरकार को ये लगा कि अब क्या करेंगे, हम कोई जो कड़े कदम जो है वो उठाएंगे, तो उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अक्टूबर 1917 की अगर हम बात करें, अक्टूबर 1917 की क्रांति की, तो देखते हैं यहां पर क्या हुआ। 24 अक्टूबर को विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, यहां देखिए, अब जब सरकार को यह बात पता चली कि अब तो भाई यहां पर जो सिस्टम है वो बेकार होने वाला है, तो उन्होंने अपनी संकट को पहले से ही अनुमान लगाते हुए उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू करी, और संकट की आशंका को देखते हुए जो उनके प्रधानमंत्री थे कैरिस्की, इन्होंने क्या किया, सैनिक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और उसके लिए वो अपने आप से कहां चले गए, शहर चले गए सैनिकों को लाने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, तुरंत ही सरकार के जो वफादार सैनिक थे उन्होंने क्या किया, तुरंत ही एक्शन लिया, अखबारों पर, दफ्तरों पर घेरा डाला, टेलीफोन को, टेलीग्राफ को, इन सभी के दफ्तरों पर नियंत्रण पा लिया। ठीक है, निरंतर प्राप्त कर लिया इन पे, और निरंतर क्या किया, नियंत्रण पा लिया। विंटर पैलेस की उन्होंने क्या की, रक्षा करने के लिए रवाना हो गए, क्योंकि जब हमने यहां पर देखा बाएं तट पर क्या था, विंटर पैलेस, तो वहां पर उन्होंने आक्रमण करना जो है अपनी प्लानिंग स्टार्ट की थी, तो इन्होंने भी क्या किया, विंटर पैलेस को पहले सुरक्षित करना सही समझा। ठीक है, यहां हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब इन्होंने अपने सिस्टम चालू कर दिए, तो उसके बाद तुरंत ही जो क्रांतिकारी समिति थे उन्होंने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि अब भाई तुम क्या करो, तुम भी रेडी हो जाओ और सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लो। तो मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, और उसी दिन जो ये अरोरा नामक युद्धपोत था, अब दोस्तों आप इसको समझिए ये क्या होता है। युद्धपोत, इसका मतलब होता है, आपने शिप्स देखी है, फोटोज में देखी होगी, फिल्म्स में देखी होगी, वो युद्ध का जहाज जो पानी में होता है, जो बैटल शिप्स जिसमें बहुत तगड़े तगड़े हथियार लगे होते हैं, तो ये अरोरा नाम की एक ऐसी बैटल शिप हुआ करती थी। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए विंटर पैलेस पर उन्होंने बमबारी जो है वो शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दो दूसरे युद्धपोत थे, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और नेवा के रास्ते आगे बढ़ते चले गए, और अलग अलग सैनिक ठिकानों पर उन्होंने क्या किया, नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश उनकी जारी रह गई। आगे चलते हैं। शाम जो है, शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों को उन्होंने क्या किया, दबोचा, फिर मंत्रियों ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अन्य शहरों में भी बगावत शुरू होने लग गई, दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी जो है वो होने लग गई, यानी कि खतरनाक युद्ध जो है वो चालू हो गया, खासतौर से मॉस्को में। लेकिन सितंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके में किसका जो है वो नियंत्रण स्थापित हो गया, वो थे बोल्शेविकों का जो नियंत्रण है वो स्थापित वहां पर हो चुका था। ठीक है, यहां पर देखिए अब क्या हुआ, अक्टूबर के बाद क्या बदला, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुआ क्या, जो ज्यादातर उद्योग और जो बैंक थे, इनके ऊपर नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है,
राष्ट्रीयकरण होता है राष्ट्र की संपत्ति, यानी ऐसी कोई संपत्ति होती है ना हमारे देश में जो हमारे देश की होती है, जो हमारे राष्ट्र की होती है, तो आप एक तरह से कह सकते हो सरकार ने उस पर काबू कर लिया, तो राष्ट्र की संपत्ति के रूप में उसे ले लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनका जो स्वामित्व है और प्रबंध सरकार के नियंत्रण में पूरा का पूरा जो है वो हो चुका था। नेक्स्ट क्या हुआ, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट मिल गई थी, जो कि आपने पहले की सिचुएशन देखी थी कुछ और थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो सामंत लोग थे, सामंत लोग जो अमीर लोग थे जिनके पास जमीन थी, तो उनकी जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी, किनको, किसानों को। और क्या हुआ वो देखते हैं। जो शहरों में मकान मालिक थे ना, जिनके पास बहुत ज्यादा मकान थे, किन्हीं आपने देखा था, हमने बात की थी कि बहुत सारे बंदों के पास, किसी एक बंदे के पास बहुत सारी संपत्ति थी, तो जो बड़े बंदे थे जिनके पास कम से कम एक बंदे के पास कम से कम 10 मकान थे, तो सरकार ने क्या किया, उनसे एक मकान उनको दिया, बाकी के 9 मकान उनसे छीन लिए, और वो मकान उन बंदों को दे दिए जिनको उनकी जरूरत थी और जो बेघर थे, जिनके पास घर नहीं था। यहां पर समझिए, शहरों में बड़े मकान मालिकों के लिए क्या हुआ, उनका हिस्सा छोड़कर, यानी जितने में वो रह सकते हैं उनको छोड़कर बाकी बड़े बड़े मकान जो है छोटे छोटे हिस्सों में कर दिए गए। बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिए, और ताकि वो जो घर है वो बेघर लोगों के काम आ सके, जरूरतमंद लोगों के काम आ सके। ठीक है, तो और उसमें जो उन लोगों को रहने की जगह दे दी जरूरतमंद लोगों को, जो कि एक अच्छी बात है। यहां पर समझिए उन्होंने क्या किया, अभिजात्य वर्ग जो था, जो बड़े बड़े वर्ग थे, अभिजात्य वर्ग, अभिजात वर्ग, उनको जो शक्तियां मिली हुई थी, पुरानी पदवी, पुराने अधिकार, उन सभी का इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ठीक है, तो ये सारी जो है चेंजेस आई। वीडियो आपकी खत्म हो गई है, अब लास्ट पार्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।